जरा सोच के देखो, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हो या फिर इलेक्शन में खड़े हो। आपको और आपके एरिया में हर किसी को यही लगता है कि इस बार का इलेक्शन आप ही जीतोगे। हर जगह सिर्फ आप ही के बारे में बातें हो रही है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं आप इलेक्शन हार जाते हो। क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन आपके एरिया का हैक हो गया था। ऐसी कहानियां हमें लगभग हर इलेक्शन के बाद सुनने को मिलती है। वैसे तो ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, लेकिन क्योंकि ईवीएम भी टेक्नोलॉजी का ही एक नमूना है, सो वी आर कवरिंग दिस। तो ईवीएम हैक होने की कहानियां हमें लगभग हर इलेक्शन के बाद सुनने को मिलती है। जो भी पार्टी चुनाव हार जाती है वो और उसके सपोर्टर्स ये क्लेम करते हैं कि ईवीएम मशीन हैक हो गया था, इसलिए हम चुनाव हार गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में सारे इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इस बात को पूरी तरीके से डिनाई करता है, चाहे कोई भी पार्टी, इंसान या वर्कर ये बात बोले कि ईवीएम मशीन हैक हो सकता है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि ईसीआई ओपन चैलेंज देता है हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर उस इंसान को जिसको लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है, वो ईसीआई के पास जाए और पूरे देश का हीरो बन जाए ईवीएम मशीन को हैक करके। हालांकि आपको यूट्यूब पर कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर ईवीएम मशीन लोग हैक करके दिखा रहे हैं, बट वो ईवीएम मशीन ओरिजिनल नहीं है, वो एक प्रोटोटाइप है। अमेजॉन पर और बाकी अदर मार्केट प्लेसेस में आपको ईवीएम के कुछ नकली पार्ट्स, नकली नहीं बोलेंगे बट प्रोटोटाइप मिलेंगे। वहाँ पे ईवीएम के अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं जिसको यूज करके आप एक प्रोटोटाइप बना सकते हो। और जनरली उन वीडियोस में जिसमें ईवीएम हैक हो रहा है, जो यूट्यूब पर डले हुए हैं, उनमें उस प्रोटोटाइप को ही हैक किया गया है। आज तक किसी ने भी ओरिजिनल ईवीएम को हैक कर नहीं दिखाया। तो पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि क्या ईवीएम सच में हैक हो सकता है या नहीं। अगर हैक हो सकता है तो आज तक किसी ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चैलेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, और अगर नहीं हैक हो सकता है तो आखिर कैसे हर इलेक्शन के बाद ये बातें सामने आ जाती है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ईवीएम क्या है, ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग, वोटिंग प्रोसेस, और क्या सच में ईवीएम को हैक करना पॉसिबल है या फिर नहीं। देश की अदालतों में इसे लेकर कम से कम 7 मामले चल रहे हैं, लेकिन कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करने की चुनौती दी। ईवीएम मशीन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें खेल कितना बड़ा है अब मैं बताता हूँ। ईवीएम पर सवाल फोकस है। कहा जा रहा है कि उनको टेम्पर किया जा सकता है, मनचाहा नतीजा उनसे निकाला जा सकता है, और इस सब का जवाब है। लेकिन चुनाव आयोग कहता आया है कि ये मशीनें हैक नहीं की जा सकती। उन्हें कभी पता नहीं लगेगा वोट की चोरी हुई है। ईवीएम के आने के बाद ही चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आई। अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इंडिया में आज के टाइम पर हर जगह वोटिंग के लिए ईवीएम का ही यूज होता है। इससे पहले हम लोग बैलेट पेपर का यूज करते थे वोटिंग के लिए, लेकिन जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती गई, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली होता गया, क्योंकि पेपर खरीदने में ढेर सारे पैसे लगते हैं और उसको काउंट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और मैन पावर लगता था इलेक्शन के रिजल्ट्स में। इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से रिप्लेस किया गया, जो कि ईवीएम है। ईयर 1977 में इलेक्शन कमीशन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का आइडिया रखा गया था, और ईयर 1979 में ईसीआईएल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पहला ईवीएम बनाकर तैयार किया था। और 6 अगस्त 1980 को पहली बार इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ईवीएम का डेमो दिया था। और ईयर 1982 में केरला के जनरल इलेक्शंस में पहली बार वोटिंग के लिए ईवीएम का यूज किया गया था। हालांकि बाद में उस इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उस समय पर ईवीएम को यूज करने के लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे। तो बाद में ईयर 1981 में पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1951 में अमेंडमेंट करके ईवीएम को लीगल बनाया गया, ताकि इसका यूज किया जा सके वोटिंग के लिए। और उसके बाद ईयर 2000 में हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस, ईयर 2001 में बाकी स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस, और फाइनली 2004 में लोकसभा के इलेक्शंस में सभी जगह पर ईवीएम का यूज किया गया वोटिंग के लिए। और तब से लेकर आज तक हम वोटिंग के लिए ईवीएम का ही यूज करते आ रहे हैं। हालांकि 2018 में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला था कि ईवीएम हैक हो सकता है और इसमें धांधली होती है वोटों की, तो इसके कारण इसको रिप्लेस कर दिया जाए वापस बैलेट पेपर से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि ईवीएम एक परफेक्ट मशीन है और इसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब तक ईवीएम्स के 3 वर्जन्स बनाए गए हैं, M1, M2 और M3। अभी हम लोग M3 को यूज कर रहे हैं। तो ये है ईवीएम मशीन। इसके मेनली 3 यूनिट्स होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट।
वीवीपैट को 2014 में ऐड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर वोटिंग को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाने के लिए। ये है बैलेट यूनिट। अगर आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग एलिजिबल नहीं है और कुछ निकम्मे लोग जो एलिजिबल होते हुए भी वोट देने नहीं जाते हैं, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैलेट यूनिट में लेफ्ट साइड में कैंडिडेट का नाम और पार्टी का सिंबल बना रहता है। ठीक इसी के सामने राइट साइड में कैंडिडेट के नाम के जस्ट सामने बटन्स बने होते हैं, और उस बटन को आप जैसे ही दबाओगे, जिस कैंडिडेट के सामने वाले बटन को आप दबाओगे, उस कैंडिडेट को आपका वोट चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट बैलेट यूनिट लॉक रहता है। बैलेट यूनिट को इनेबल करने के लिए यूज होता है कंट्रोल यूनिट, और बैलेट यूनिट के जस्ट बगल में रखा रहता है वीवीपैट। ये तीनों मशीन एक दूसरे से एक वायर से 4 से 5 मीटर लंबा एक वायर होता है, उससे कनेक्टेड होते हैं। इसमें कुछ भी वायरलेस नहीं होता है, ना वाईफाई, ना ब्लूटूथ, ना वायरलेस फ्रीक्वेंसी, ना रेडियो फ्रीक्वेंसी, कुछ भी नहीं, जिससे ये मशीन और ज्यादा थोड़ा सा सिक्योर बनती है। जैसे ही वोटर वेरिफिकेशन के बाद बैलेट यूनिट तक पहुंचता है, बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से इनेबल किया जाता है। कंट्रोल यूनिट का एक्सेस बूथ पर मौजूद एक ऑफिसर के पास ही रहता है। जैसे ही ऑफिसर कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट को इनेबल करता है, वोटर अपना वोट डालता है बटन दबाकर बैलेट यूनिट में। जैसे ही वो वोटर वोट डालेगा, बीप की आवाज आएगी, और बीप की आवाज के बाद वापस से बैलेट यूनिट लॉक हो जाता है। और बैलेट यूनिट में आप जिसको भी वोट डालोगे, वेरिफिकेशन के लिए जो बगल में वीवीपैट रखा है, उसमें एक पर्ची निकलेगी, एक रिसिप्ट निकलेगी। वो रिसिप्ट आप बाहर तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन वो आपको डिस्प्ले होगी, और उस रिसिप्ट में जिसको भी आपने वोट दिया है उसी का सिंबल या फिर नाम दिखेगा आपको। ये वेरिफिकेशन के लिए होता है कि जिसको आपने वोट दिया है, वोट उसी को गया है या फिर नहीं। और वो पर्ची या रिसिप्ट जो भी है वो वीवीपैट में स्टोर हो जाती है। वोटिंग के टाइम पर अगर जरूरत पड़े तो उससे भी मिलाया जा सके वोट्स को। और कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट के लिए बटन बना है, बैलेट को इनेबल करने के लिए बटन बना रहता है, और एक डिस्प्ले लगा रहता है जहां पर नंबर ऑफ वोट शो होते हैं। तो जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है वोटिंग का, कंट्रोल यूनिट का यूज करके टोटल नंबर ऑफ वोट्स उस दिन कितने पड़े हैं ये दिखाया जाता है। मतलब कितने वोट कास्ट हुए, पर पार्टी कितने वोट गए वो नहीं, बल्कि टोटल नंबर ऑफ कितने वोट्स आए हैं वो वहां पर डिस्प्ले में डिस्प्ले किया जाता है। और वो चीज जो डिस्प्ले होती है वो वहां पर मौजूद पार्टी वर्कर्स, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर, उस बूथ पे जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उन सब के सामने होती है। और टोटल करने के बाद वहां पर जो भी पार्टी के वर्कर्स होते हैं वो उस नंबर को नोट कर लेते हैं, ताकि काउंटिंग के दिन जब काउंटिंग हो वोट्स की, तो टोटल वोट्स कितने थे और कितने वोट्स उस दिन काउंट हुए हैं वो दोनों को टैली किया जा सके, ताकि इससे इलेक्शन के वोटिंग में क्लैरिटी रहे और कोई ये ना बोल पाए कि वोट्स बाद में बढ़ाए गए वोटिंग होने के बाद। तो अब बात करते हैं कि आखिर ईवीएम हैक कैसे हो सकता है, इसके क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि ईवीएम बहुत एक सिक्योर चीज है, क्योंकि इसमें ना कुछ वायरलेस है, इसको बिल्कुल भी हैक नहीं किया जा सकता है, प्रोसेस भी पूरा सिक्योर है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। सेम वैसे ही दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि वल्नरेबल नहीं है। आज ECIL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर ईवीएम बनाती है। इनफैक्ट आज ही नहीं, ईयर 1979 से ही वो दोनों साथ मिलकर ही ईवीएम बना रहे हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास से कुछ दिन पहले ही सारे ईवीएम्स निकल जाते हैं और सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच जाते हैं जहां जहां वोटिंग होनी है। और वहां पर भी इसे एक सेफ रूम में रखा जाता है। उस सेफ रूम में 24/7 CCTV कैमरा ऑन रहते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या उसके वर्कर हैं वो जाकर लाइव उस चीज को देख सकते हैं कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है। वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स और सिक्योरिटी रहती है। और जिस दिन वोटिंग होनी है बूथ पर, उसी दिन सुबह सुबह ईवीएम को पहुंचाया जाता है। तो बात रही इसको हैक करने की, तो इसमें क्योंकि कुछ भी वायरलेस नहीं है, सब कुछ वायर्ड है, तो आपको फिजिकली ईवीएम को टेम्पर करना होगा। मतलब आपको फिजिकल एक्सेस चाहिए होगा ईवीएम मशीन का। तो अब फिजिकली ईवीएम मशीन का एक्सेस लेने के लिए या तो आप ईवीएम मशीन वोटिंग बूथ तक पहुंचे उससे पहले चुरा लो, या फिर वोटिंग के बाद चुरा लो। तो अगर आप पहले चुराओगे तो लाइव CCTV रहता है, कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आप पकड़े जाओगे। उसके बाद चुराने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक बार टोटल काउंट कंट्रोल यूनिट में दिख जाएगा तो आप वोट बढ़ा भी लोगे, तो जो अदर पार्टी है वो ये क्लेम कर सकती है कि उस दिन टोटल वोट्स इतने थे, आज इतने हो गए। ईवीएम को हैक करने के लिए आपको मशीन तक पहुंचना ही होगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मान लो अगर आप मशीन तक पहुंच भी गए तो आप बहुत से बहुत सिर्फ दो ही चीजें कर सकते हो। पहला कि आप जो ईवीएम का डिस्प्ले है उसको चेंज कर दो। मतलब ईवीएम में जो ओरिजिनल डिस्प्ले लगा है जिसमें नंबर ऑफ वोट शो होते हैं, उसको चेंज करके एक नकली डिस्प्ले लगा दो, जो दिखने में तो बिल्कुल आइडेंटिकल लगेगा, किसी को समझ नहीं आएगा, एक नॉर्मल इंसान को, या अगर कोई चेक ना करे तो उसको भी समझ नहीं आएगा। लेकिन इस
इस डिस्प्ले के साथ एक ब्लूटूथ रिसीवर लगा रहेगा, जिससे होगा ये कि वोटिंग तो नॉर्मली होगी, जो नंबर ऑफ वोट्स वोटिंग के बाद दिखाए जाएंगे वो भी नॉर्मल होंगे, लेकिन जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स की काउंटिंग होगी वोट्स की, उस दिन आप ब्लूटूथ का रिसीवर जो उसमें लगा हुआ है उससे यूज करके कुछ भी नंबर डिस्प्ले करा सकते हो। मान लो किसी पार्टी को वोट्स आए 100, तो आप ब्लूटूथ रिसीवर के हेल्प से उस पार्टी के वोट को 100 से 200 डिस्प्ले करा दोगे और डिस्प्ले में 200 दिखेगा तो लोग 200 वोट्स ही उसको कंसीडर करेंगे। दूसरा तरीका है कि इसमें जो हार्डकोर प्रोग्रामिंग की हुई रहती है, जिसको कि चेंज करना बहुत मुश्किल है। एक बार मैन्युफैक्चरर ने भी अगर प्रोग्रामिंग कर दी तो उसको चेंज कर पाना उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस हार्डकोर प्रोग्रामिंग को ही अगर आप चेंज कर दो या इसके अंदर जो सर्किट्स लगे उसी को आप चेंज कर दो, तो फिर आप इसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो। आप जो भी वोट दिखाना चाहो वो वोट दिखा सकते हो, या फिर इलेक्शन से पहले अगर आपने प्रोग्रामिंग चेंज कर दिया तो किसी पार्टी पर आप वोट डालो, एक ही पार्टी को वोट जाएगा, आप बटन एक बार दबाओगे वहां 2 वोट रजिस्टर होंगे। ये एक नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है, इसके लिए आपको हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए होगी, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा करने के लिए आपको ईवीएम का डायरेक्ट एक्सेस चाहिए होगा। तो कोई भी पार्टी के लिए ईवीएम मशीन चुराना कितना मुश्किल है ये अभी तक आप समझ गए होंगे, तो ये इतना आसान नहीं है। अब रही बात कि मैन्युफैक्चरर जो है वो इसमें छेड़छाड़ कर सकता है, वो इसमें कुछ ऐसी सेटिंग कर दे कि किसी एक ही पार्टी को वोट जाए, तो ये भी मैन्युफैक्चरर के लिए भी करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कौन सा ईवीएम मशीन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा ये सबसे लास्ट में डिसाइड होता है, और जब तक ये डिसाइड होता है तब तक वोटिंग मशीन्स मैन्युफैक्चरर के पास से निकल चुके होते हैं। और ईवीएम हैकिंग में मेनली 3 तरह के एलिगेशंस ईवीएम पर लगाए जाते हैं, या फिर अपोजिशन पार्टी जो हार जाती है वो जो पार्टी जीतती है उसके ऊपर लगाती है। पहला एलिगेशन है कि एक बार बटन दाबने पर 2 बार वोट मिलते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो जैसे ही आप एक बार बैलेट यूनिट में वोट डालोगे, वीवीपैट में अगर 2 रिसिप्ट निकलती है तो वो वोट या तो कैंसिल हो जाएगा या फिर एक ही काउंट होगा। और दूसरा एलिगेशन ये लगता है कि वोट्स को पूरी वोटिंग होने के बाद बढ़ाए जाते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट में जो डिस्प्ले किया जाता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वो सारे वर्कर्स नोट कर लेते हैं वहां पर जो मौजूद है, और जब काउंटिंग होती है तो उससे मैच करते हैं और उसके बाद ही वोटिंग शुरू होती है। और अगर ऐसा होता भी है तो बैलेट पेपर में जो रिसिप्ट्स निकले हैं उनसे मिलाया जा सकता है। और तीसरा एलिगेशन ये लगता है कि 1 लाख वोट तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही 1 लाख वोट पार होता है तो सारे वोट्स फिर एक ही पार्टी को जाने लगते हैं। तो अगेन ऐसा करने के लिए प्रोग्रामिंग में चेंज करनी होगी। तो मैन्युफैक्चरर या किसी भी पार्टी के लिए प्रोग्रामिंग चेंज करना कितना मुश्किल है ये मैंने आपको समझा दिया। तो अब ले देकर कंक्लूजन यही है ओवरऑल कि ईवीएम को टेम्पर करना बहुत मुश्किल है। बाकी आप समझदार हो, इस पे मैं कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा। मेरे नजर में वोटिंग बिल्कुल सही तरीके से हो रही है, ईवीएम को हैक करना मुश्किल है। बस एक ही कंडीशन है जिसमें कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, और वो कंडीशन ये है कि बूथ पर मौजूद जो भी पार्टी के वर्कर्स हैं, अपोजिशन पार्टी के वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड्स, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर, बूथ पे जो भी और ऑफिसर है, वो सारे लोग मिल जाएं एक किसी पर्टिकुलर पार्टी से, तो ही फिर ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकती है। नहीं तो ऐसे तो ये नॉर्मल जो प्रोसेस बना हुआ है उसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये था पूरा प्रोसेस वोटिंग और काउंटिंग का, और सारी पॉसिबिलिटीज जिसमें ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम को जो चीज सबसे ज्यादा सिक्योर बनाती है वो ये है कि ये वायरलेस नहीं है, ये एक वायर्ड नेटवर्क पे काम करता है। क्योंकि वायरलेस नेटवर्क चाहे आप कितना भी सिक्योर बना लो, वो एक पॉइंट पर हैक किया जा सकता है, जैसे कि वाईफाई नेटवर्क हैक किया जा सकता है। तो वाईफाई हैकिंग कैसे होती है ये जानने के लिए ये वाली वीडियो जरूर देखो।